हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोलॉजिकल दुनिया में। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम 11th और 12th के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखते हैं और साथ ही नीट और एम्स के अंदर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको पता है, कल हमने जंतु जगत के बारे में अध्ययन किया था और साथ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी नोट्स किया था और हमने जंतु जगत को अलग अलग आधार पर विभाजित किया था। कल हमने जंतु जगत को शारीरिक संगठन के आधार पर विभाजित किया था और साथ में हमने उसे समिति के आधार पर क्या किया था, विभाजित किया था। शारीरिक संगठन में हमने देखा था किस प्रकार जीवों के अंदर जीवद्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन होता है, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है, अंग स्तर का होता है, उत्तक स्तर का होता है या अंगतंत्र स्तर का होता है। और समिति के अंदर हमने असमिति देखी थी, अर्रीय समिति देखी थी और द्विपार्श्व समिति देखी थी। आज हम जंतुओं के वर्गीकरण का तीसरा आधार देखने वाले हैं, जिसका नाम है जननिक स्तर के आधार पर जीवों का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। तो इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब कोई भी भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है तो उस दौरान 3 अवस्थाओं का निर्माण होता है। एक मोरुल अवस्था बनती है, एक ब्लास्टुला अवस्था बनती है और एक ग्रेस्टुला अवस्था बनती है। जो ग्रेस्टुला अवस्था बनती है उसके अंदर 3 जर्मिनल लेयर बनती है, जनन स्तर बनते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। एक का नाम है एक्टोड्रम, एक का नाम है मीजोड्रम और एक का नाम है एंडोड्रम। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिन जीवों के अंदर एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम ये तीनों प्रकार के लेयर पाए जाते हैं, इस प्रकार के जीवों को हम कहते हैं त्रिकोरिक जीव, ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव। और वे जीव जिनके अंदर केवल एक्टोड्रम और एंडोड्रम मौजूद होती है, इस प्रकार के जीवों को हम क्या कहते हैं, द्विकोरिक जीव कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जीव कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं जननिक स्तर के आधार पर जीवों का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है द्विकोरिक। द्विकोरिक का मतलब है वे जीव जिनके अंदर केवल एक्टोड्रम और एंडोड्रम मौजूद है, इस प्रकार के सदस्य को हम क्या कहेंगे, द्विकोरिक कहेंगे। और इस प्रकार के सदस्य है वो स्पंज के अंदर है, सिलेंट्रेट संघ के अंदर है और टिनोफोरा संघ के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 2 त्रिकोरिक। त्रिकोरिक का मतलब है जिसके अंदर एक्टोड्रम भी है, मीजोड्रम भी है और एंडोड्रम भी है। वे सभी सदस्य है वो त्रिकोरिक कहलाते हैं। और इस प्रकार के सदस्य प्लेटीहेल्मिन्थेस और इसके बाद से जितने भी संघ है जैसे कि एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और सभी के अंदर है वो त्रिकोरिक जननिक स्तर पाया जाता है। तो इस आधार पर भी हम जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 4, हम कैविटी या गुहा के आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि कैविटी या गुहा क्या होती है। आपको सिंपल भाषा में ध्यान में रखना है, जैसे हमारे शरीर की बाहरी त्वचा है और इसके अलावा हमारे शरीर की आहार नाल है, इन दोनों के बीच में अगर मीजोड्रम की लेयर पाई जा रही है तो हम कहते हैं कि वो गुहा उपस्थित है। तो इसी आधार पर हम जंतुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। जिन जंतुओं के अंदर गुहा पाई जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे, परगुही कहेंगे। जिनके अंदर गुहा नहीं पाई जाती है उनको हम क्या कहेंगे, अगुहीय जंतु कहेंगे। जैसे कि अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य देखें तो उन सभी के अंदर मीजोड्रम नहीं पाई जाती है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में मीजोड्रम नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार के सदस्य क्या कहलाते हैं, अगुहीय कहलाते हैं। और एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस के जितने भी सदस्य हैं वो इस प्रकार के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सब दे रखा है कुटगुहीय जंतु। कुटगुहीय का मतलब होता है उनके अंदर सिलोम पाई जाती है, लेकिन वो सिलोम कंप्लीट नहीं होती है, पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती है, बल्कि पाउच के रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार के सदस्य को हम क्या कहते हैं, कुटगुहीय जीव कहते हैं। और इसके अंदर एस के हेल्मिन्थेस के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल किए गए हैं। इसके बाद में सिलोमेट या परगुही जीव, यानी इनके अंदर है गुहा कंप्लीट रूप से पाई जाती है, मीजोड्रम से आवृत होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इस सिलोमेट को हम वापस 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक को हम कहते हैं साइजोसिलोमेटा और एक को हम क्या कहते हैं, एंटेरोसिलोमेटा। तो साइजोसिलोमेटा क्या होता है, साइजोसिलोमेटा में केवल आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, जब कोई मीजोड्रम विपाटित या टूट जाती है और उसके फलस्वरूप जो सिलोम बनती है उसे हम क्या कहते हैं, साइजोसिलोमेटा कहते हैं। यानी मीजोड्रम के टूटने से जो सिलोम बनती है उसे साइजोसिलोमेटा कहते हैं। एग्जाम्पल एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं वो साइजोसिलोमेट है। जबकि एंटेरोसिलोमेट का मतलब होता है कि अगर आंतरीय थैलियों के संयोजन से किसी भी सिलोम का निर्माण होता है तो इस प्रकार की सिलोम को हम क्या कहते हैं, एंटेरोसिलोम कहते हैं। और एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा संघ के सदस्य है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
नंबर 5, हम बॉडी प्लान के आधार पर भी जीवों को क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि हमने पोरीफेरा के अंदर देखा था कि पोरीफेरा में श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी प्रत्येक कोशिका का अपना एक स्पेसिफिक कार्य होता है, स्पेशल कार्य होता है। तो इस प्रकार की बॉडी प्लान को हम क्या कहते हैं, कोशिका समूहन, यानी कोशिका के अलग अलग समूह है वो अलग अलग कार्य करने के लिए इससे स्पेसिफिक होते हैं। इसके बाद में है अंधकोश प्रकार। ये महत्वपूर्ण शब्द है, अंधकोश प्रकार। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, अंधकोश, इसे हम कहते हैं ब्लाइंड शेक, ब्लाइंड शेक। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि एक जीव है और इस जीव के अग्रभाग में ये मुख स्थित है। इस मुख के द्वारा ये जीव क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। लेकिन जब भोजन का पाचन शरीर के अंदर हो जाता है और जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो वेस्ट पदार्थ बनते हैं, वो वेस्ट पदार्थ वापस इसी भाग के द्वारा शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब है शरीर के अंदर भोजन जिस मार्ग से आएगा उसी मार्ग से अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया आहार नाल के अंदर केवल एक ही छिद्र होता है जिसके द्वारा भोजन प्रवेश करता है और अपशिष्ट पदार्थ भी इसी छिद्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अंधकोश। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर पाचन तंत्र है वो क्या होगा, अपूर्ण होगा। तो अंधकोश प्रकार में आप देखिए कि इसके अंदर पाचन तंत्र कैसा है, अपूर्ण है, क्योंकि केवल मुख है, गुदा नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है इस प्रकार का जो बॉडी प्लान है वो सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेल्मिंथेस के सदस्यों में पाया जाता है। इसके बाद है नलिका में नलिका प्रकार। तो इसके अंदर आपको ध्यान में ये रखना है कि भाई हमारे शरीर के अंदर एक बाहरी आवरण हो गया, उसको हमने नलिका मान लिया और साथ में हमारे शरीर के अंदर आहार नाल भी पाई जा रही है, तो नलिका के भीतर नलिका हो गई। तो इस प्रकार का जो बॉडी प्लान है वो एस्केल्मंथीज है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है ना, इकाइनोटोमेटा, इन सभी के सदस्यों के अंदर इस प्रकार का बॉडी प्लान पाया जाता है। इसके बाद में है खंडीभवन के आधार पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। हम देखते हैं जीव दो प्रकार के होते हैं। एक जीव तो वे होते हैं जो कि बाहरी रूप से खंडित होते हैं, ऐसा दिखता है कि ये टुकड़ों में विभाजित है, लेकिन वो आंतरिक रूप से खंडित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के खंडीभवन को हम क्या कहते हैं, कुट खंडीभवन कहते हैं। यानी बाहरी रूप से देखने पर तो वो खंडीभवन नज़र आता है लेकिन आंतरिक रूप से वो खंडित नहीं होते हैं, जैसे कि फीताकृमि है। इसके अलावा विखंडी खंडीभवन का मतलब होता है वो बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से क्या होते हैं, खंडित होते हैं, यानी उनका शरीर है वो खंडों में विभाजित होता है, जिसे हम मेटामेरिज्म भी कहते हैं। और इस प्रकार की क्रिया है वो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा के सदस्यों में देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में नोटोकोड के आधार पर भी जंतुओं को विभाजित कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि नोटोकोड, एक चीज़ तो आप ये ध्यान में रखो, नोटोकोड की उत्पत्ति किससे होती है, मेसोडर्म से होती है। और ये नोटोकोड है वो हमेशा कहाँ पर पाई जाती है, इसकी स्थिति के बारे में आपको ध्यान में रखना है। यह तंत्रिका रज्जु और आहार नाल के बीच पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर मैंने बना दी नोटोकोड, इसका मतलब है तंत्रिका रज्जु के नीचे और आहार नाल के ऊपर क्या पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है। इसकी स्थिति पूछते हैं बार बार, नोटोकोड कहाँ स्थित होती है, तो तंत्रिका रज्जु नर्व कोड तंत्रिका रज्जु के नीचे व आहार नाल के ऊपर है, ये स्थित होती हैं। तो वे सभी सदस्य जिनके अंदर नोटोकोड पाई जाती है वो तो क्या है, कोडेट है। जिनके अंदर नोटोकोड नहीं पाई जाती है वो नॉन कोडेट है। तो नॉन कोडेट के एग्जांपल क्या हो गए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केल्मंथेस, पहले इनके अंदर है वो नोटोकोड नहीं पाई जाती है। और इसके अलावा जो भी सदस्य हैं या जो भी संघ जैसे रेप्टिल या एवीज, मेमेलिया यानी कोडेट्स है, तो इनके अंदर नोटोकोड पाई जाती है। नोटोकोड की उत्पत्ति किससे होती है, मेसोडर्म से होती है। इसके बाद में हम देखते हैं परिसंचरण के आधार पर भी जीवों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक खुला परिसंचरण हो सकता है और एक बंद परिसंचरण हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, खुला परिसंचरण किसे कहेंगे, हमारा हृदय है वो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुँचाता है। अगर हमारा हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुँचा रहा है तो उसके लिए एक सिस्टम होता है, नलिकाएँ होती हैं। अगर हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में नलिकाओं के माध्यम से पहुंचता है तो इस प्रकार के परिसंचरण को हम क्या कहते हैं, बंद परिसंचरण। लेकिन हृदय से रक्त को पंप किया गया लेकिन वो रक्त है सीधे ही अंगों तक पहुंच गया, उनको अंगों तक पहुंचाने के लिए नलिकाएं नहीं हैं, तो इसका मतलब है खुला परिसंचरण है। खुले परिसंचरण के अंदर नलिकाओं का अभाव होता है, इसके अंदर अंग है वो रक्त के अंदर डूबे हुए रहते हैं। तो खुला परिसंचरण किसके अंदर पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और ट्यूनिकेटा के सदस्य हैं, इनके अंदर खुला परिसंचरण पाया जाता है। लेकिन मोलस्का है उसका एक वर्ग है जिसका नाम है सेफेलोपोडा। देखो नीचे नाम लिख रखा है सेफेलोपोडा, ये मोलस्का का ही एक वर्ग है। सेफेलोपोडा के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण होगा, जबकि मोलस्का के अन्य जो वर्ग होते हैं उनके अंदर किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, खुले प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
इसके अलावा भ्रूणीय परिवर्तन के आधार पर भी जीवों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब भ्रूणीय परिवर्तन क्या होता है, तो अभी हमने देखा था कि मोरूला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला अवस्थाएं बनती है। तो ग्रेस्टुला अवस्था होती है ना, उसके अंदर एक संरचना बनती है जिसका नाम होता है कोरक रंध्र। क्या नाम होता है? कोरक रंध्र, जिसे ब्लास्टोपोर भी कहते हैं। और कोरक रंध्र से किन चीज़ों का निर्माण हो सकता है? मुख का निर्माण हो सकता है और गुदा का निर्माण भी हो सकता है। अगर कोरक रंध्र से मुख का निर्माण होता है तो ऐसे सदस्यों को हम क्या कहेंगे? प्रोटोस्टोमिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोस्टोमिया। और अगर कोरक रंध्र से या ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है तो इस प्रकार के सदस्यों को हम क्या कहेंगे? ड्यूटेरोस्टोमिया कहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं हम, तो प्रोटोस्टोमिया यानी कि इसके अंदर कोरक रंध्र से किसका निर्माण होगा? मुख का निर्माण होगा। एग्जाम्पल क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस से मोलस्का, यानी जो नॉन कोडेट हैं अधिकांशतः, उनके अंदर प्रोटोस्टोम पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, है ना, इसके अंदर प्रोटोस्टोम पाई जाती है। ड्यूटेरोस्टोम किसके अंदर पाई जाती है? इकाइनोडर्मेटा। इसके अलावा कोडेटा और हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा, कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच के कनेक्टिंग लिंक है, ध्यान में रहे आपके। तो आपको ध्यान में रखना है ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर क्या होता है? कोरक रंध्र से गुदा का निर्माण होता है और इसके एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा, कोडेटा और हेमिकोडेटा के सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, और प्रोटोजोआ के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।